हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पीडियाट्रिक्स का पोर्शन कवर करेंगे। उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एट द लेवल ऑफ MBBS, जो मस्ट नो टॉपिक्स हैं उसमें इम्यूनाइजेशन है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव हो गया, एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ब्रोंकोनिमोनिया, कार्डियक अरेस्ट, IMNCI, protein energy malnutrition, and acute respiratory illness and diarrhea under 5 years of children. स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइप्स ऑफ वैक्सीन क्या क्या होती हैं। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती हैं, लाइक BCG है, OPV है, MMR है, ओरल टाइफॉइड वायरस है। इसके अलावा रोटा वायरस, वेरिसेला, येलो फीवर, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस A सारी भी हैं। एंड किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हैं लाइक होल सेल पर्ट्यूसिस वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, रेबीज, हेपेटाइटिस A, इन्फ्लुएंजा वायरस। There are some toxoids like diphtheria toxoid, tetanus toxoid. There are some unit vaccines. सब यूनिट वैक्सीन में कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड वैक्सीन है लाइक टाइफॉइड वैक्सीन, H इन्फ्लुएंजा B, मेनिंगोकोकल, न्यूमोकोकल वैक्सीन। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन हैं लाइक H इन्फ्लुएंजा B, न्यूमोकोकल एंड मेनिंगोकोकल वैक्सीन। एंड recombinant vaccines are like A cellular pertussis, hepatitis B virus, and human papilloma virus vaccines. Then coming to the vaccine efficacy जो है, it is the ability of vaccine to protect against the disease, and efficiency जो है इसमें rate of disease in unvaccinated minus rate of disease in vaccinated person होता है upon rate of disease in unvaccinated person into 100. And the efficacy depends on the vaccine strain, vaccine dose, and doses given, immunological maturity or age of recipient, presence of material antibodies. Efficiency of live virus vaccine क्या है, तो मीजल्स एंड रूबेला वायरस जो है टॉक्सॉइड्स हैं, दे आर मोर जो है एफिकेशियस एंड BCG एंड किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन्स। हार्ड इफेक्ट जो है, तो साइमल्टेनियस वैक्सीनेशन ऑफ लार्ज पॉपुलेशन जब कराते हैं तो ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स होते हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम इन्फेक्शंस विद दैट ऑर्गेनिज्म, एंड रिड्यूस्ड कैरिएज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स। ट्रांसमिशन चेन जो है इज़ ब्रोकन, एंड उसकी वजह से डिक्रीज रिस्क ऑफ डिजीज़ होती है इवन अमंग द अनइम्यूनाइज्ड पर्सन, उसको हार्ड इफेक्ट बोलते हैं। And it is less marked with the vaccines that protect only against the disease than to prevent infections. जो ओनली अगेंस्ट डिजीज लाइक डिप्थीरिया की वैक्सीन है, उसके अलावा जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं लाइक OPV एंड मीजल्स, ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इसके अलावा लो प्रोटेक्टिव एफिकेसी इसकी होती है लाइक पर्ट्यूसिस एंड टाइफॉइड की। इसके अलावा अगेंस्ट डिजीज़ वेयर ह्यूमंस आर नॉट द चीफ रिजर्वायर लाइक टिटेनस है, उसमें सॉइल जो है रिजर्वायर है, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी की। एंड हार्ड इफेक्ट इज द स्ट्रेटजी फॉर इरेडिकेशन ऑफ पोलियो वायरसेस। तो और मीजल्स एपिडेमिक्स में जो मेन स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं ये। फिर आता है कोल्ड चेन में मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमल टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन करते हैं, दैट इज़ क्रिटिकल टू इट्स वायबिलिटी एंड पोटेंसी। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोल्ड चेन कैसे करते हैं, तो मैन्युफैक्चरर और नेशनल स्टोर्स होता है, इसके अलावा सब नेशनल स्टोर में मैन्युफैक्चरर नेशनल स्टोर्स में वॉक इन कूलर्स होते हैं -25 to -15 डिग्री सेंटीग्रेड के, और ट्रांसपोर्ट होता है और टू द नेक्स्ट लेवल एयर ट्रांसपोर्ट होते हैं। सब नेशनल जो स्टोर्स हैं उसमें वॉक इन फ्रीजर्स जो हैं जो होते हैं +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड के। रेफ्रिजरेटर्स होते हैं ऑफ इंसुलेटेड वैन्स। डिस्टिंक्ट वैक्सीन स्टोर हैं लाइक डीप फ्रीजर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स होते हैं -2S and -15, -2S and -1, -25 डिग्री से -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसमें ट्रांसपोर्ट टू नेक्स्ट लेवल थ्रू वैक्सीन वैन्स। सब डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर्स होते हैं, उसमें भी आइसलैंड रेफ्रिजरेटर्स होते हैं +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड तक के। वैक्सीन वैन्स के ट्रांसपोर्टेशन होता है। नेक्स्ट PC के लेवल पे कोल्ड बॉक्स होते हैं, वैक्सीन करियर्स होते हैं।
वैक्सीन वॉल मोनीटर जो है, वैक्सीन वॉल मोनीटर में इस तरह का एक साइन बना होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसमें विजिबल रहेगा, और दिस इज द डिस्कार्ड पॉइंट, एंड यहाँ पे कंप्लीट डार्क, एक यूनिफॉर्म डार्कनेस अगर हो गई है तो द वैक्सीन इज अनयूजेबल नाउ आफ्टर दिस पॉइंट। फिर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है 2017 में रिवाइज हुआ था, तो इसमें एट बर्थ BCG एंड ओरल पोलियो वायरस 0 एंड हेपेटाइटिस B वायरस का जो है 0 डोज लगता है। इसमें बाईवेलेंट ओरल पोलियो वायरस देते हैं, एंड 6, 10 और 14 पे OPV का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डोज लगेगा। इसके अलावा पेंटावेलेंट वैक्सीन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लगता है, एंड पेंटावेलेंट है उसमें DPT जो हेपेटाइटिस B वायरस जो इसमें 0 लगा था, इसके साथ DPT और जो है H इन्फ्लुएंजा B ये वायरस रहता है, इसको पेंटावेलेंट बोलेंगे। इसके अलावा जो है रोटा वायरस का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डोज लगता है वेयर इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, एंड इसके अलावा फ्रैक्शनेटेड इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस का फर्स्ट डोज 6 पे और सेकंड डोज 14 पे लगता है, एंड न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन जो होती है PCV उसका फर्स्ट डोज 6 पे एंड 14 डोज, सेकंड डोज 14 पे लगेगा। फिर देयर इज नेक्स्ट शेड्यूल इज ऑन 9 मंथ्स। 9th मंथ में मीजल्स और रुबेला का फर्स्ट डोज एंड जैपनीज सेटल्स का फर्स्ट डोज लगता है। अदरवाइज मीजल्स का तो यूनिफॉर्म है, एंड पैक्स PCV का जो है न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन का थर्ड डोज लगता है। फिर 16 से 24 मंथ में MR वैक्सीन का सेकेंड डोज लगता है, जैपनीज सेटल्स का सेकेंड डोज लगता है, एंड जो बाइवेलेंट पोलियो वायरस है उसका बूस्टर डोज लगता है 16 से 18 में। DPT का भी फर्स्ट बूस्टर लगेगा। 5 से 6 महीने में DPT का सेकंड बूस्टर लगता है। 11 से 13 जो साल होता है एडोलेसेंट्स में, उसमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 1 एंड उसका पहला और दूसरा डोज जो है जहाँ जहाँ इम्प्लीमेंट है वहाँ लगेगा। तो व्हाट आर द न्यू वैक्सीन्स और चेंज दैट इज एडेड टू द प्रीवियस शेड्यूल। तो जो OPV था उसको बाईवेलेंट OPV कर दिया गया है। DPT और हेपेटाइटिस B वायरस में जो है साथ में H इन्फ्लुएंजा B को मिला के पेंटावेलेंट वैक्सीन कर दिया गया है। मीजल्स को अब मीजल्स के साथ रुबेला का भी देते हैं। इसके अलावा रोटा वायरस, फ्रैक्शनेटेड जो है इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस एंड न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस का सेकेंड जो है डोज एंड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इंक्लूजन ये किया गया है। इंडिविजुअल वैक्सीन देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द DPT वैक्सीन। तो DPT वैक्सीन जो है ये लाइट के लिए सेंसिटिव वैक्सीन है। स्टेज जिसकी 2.2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में करते हैं। 0.5 ml डोज देते हैं थ्रू IM रूट एट द एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। एंड जो एडवर्स इफेक्ट है उसमें जो कॉमन इफेक्ट है उसमें लोकल पेन, स्वेलिंग, फीवर ये होता है। एंड जो होल सेल कंपोनेंट ऑफ पर्टूसिस है उसका इसलिए पर्टूसिस में के कंपेरिजन में उसमें ज़्यादा होता है फीवर। कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट हैं लाइक हाइपोटोनिक हाइपो रिस्पॉन्सिव एपिसोड्स एंड इनकॉन्सोलेबल क्राई, फीवर है मोर देन 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड, सीजर्स, इनकेफेलोपैथी सही है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस में एब्सोलूट है, रिलेटिव है, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है उसमें एडमिनिस्टर करना है DT और स्मॉल DT इंस्टीट्यूट। एनाफाइलेक्सिस आफ्टर प्रीवियस डोज है तब नहीं देंगे। इनसेफेलोपैथी अगर विदिन 7 days ऑफ प्रीवियस डोज हुआ था तब नहीं देंगे अगला डोज। और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं? अगर प्रीवियस डोज वाज एसोसिएटेड विद फीवर ऑफ मोर देन 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड विदिन 48 आवर्स, और हाइपोटोनिक हाइपर रिस्पॉन्सिव एपिसोड विदिन 48 आवर्स, persistent insoluble cry for more than 3 hours and within less than 48 hours, and seizures within 72 hours. So these are the some relative indications. Then coming to the MMR vaccine. MMR वैक्सीन का 0.5 ml सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है राइट अपर आर्म में या फिर इंटरलेटरल थाई में। स्टोरेज भी 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, एंड इट इज सेंसिटिव टू हीट एज वेल एज लाइट बोथ।
डायरेक्शंस जो है तो इसमें इसको करना होता है विद इन 4 to 6 आवर्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज शेड्यूल्ड एज पर दी एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिशियंस। तो MMR का पहला डोज 6 से 12 मंथ में होता है, सेकेंड डोज 15 से 18 मंथ में, और बूस्टर डोज देते हैं 4 से 6 साल की उम्र में। एडवर्स रिएक्शंस MMR का ट्रांजिएंट रैश, आर्थ्राल्जिया एंड लोकोस्थेटिक इफेक्ट, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, ये सारी चीज़ें होती हैं। लिम्फेडेनोपैथी। कॉन्ट्राइंडिकेशन में इम्यूनोसप्रेशंस, मैग्नेंसी, इम्यूनोडिफिशियंसी, सिम्टोमेटिक HIV में, एंड recent infusion of immunoglobulin containing blood products. These are some contraindications of this vaccines. Then HIB जो होता है Haemophilus influenzae B वैक्सीन 0.5 ml डोज है, IM देंगे एंटरलेटरल थाई, स्टोरेज 208 डिग्री सेंटीग्रेड है। NIP शेड्यूल में पेंटावलेंट के अंदर में आता है एट 6, 10 और 15 वीक्स में। अगर कैचअप इम्यूनाइजेशन करना हो तो अगर हमारी जो बच्चा है 6 से 12 महीने की एज में वो प्रेजेंट किया तो फर्स्ट डोज तुरंत दे देंगे, सेकेंड डोज देंगे आफ्टर जो है 8 वीक्स, बूस्टर डोज देंगे जो है एट 5 से 18 मंथ्स पे। अगर 12 से 15 मंथ में आया बच्चा, फर्स्ट डोज तुरंत दे देंगे, बूस्टर 15 से 18 मंथ में दे देंगे। और अगर 15 से 60 मंथ के बीच में बच्चा आया है तो एक डोज बस स्टेट लगा दो, बहुत है। मोर देन 5 years में इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एक्सेप्ट इन केस ऑफ हाइपोस्प्लीनिया या स्प्लीनिया है, तभी देना होता है, ऐसे नहीं देंगे। एडवर्स रिएक्शंस, तो एडवर्स रिएक्शन में देयर कैन बी फीवर और रैश एंड लोकल पेन, लोकल रेडनेस कैन बी देयर। कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है इसमें प्रीवियस डोज से आपस सेंसिटिविटी हुई थी तो नहीं देना है आगे। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस B वैक्सीन, इसको 0.5 ml 10 माइक्रोग्राम होता है, देते हैं। जो किसी में 1 ml देते हैं, किस में इसमें, एक तो इम्यूनोसप्रेस चिल्ड्रन में, मैग्नेंसी में, हीमोडायलिसिस है अगर एडल्ट पेशेंट्स में। IM रूट के थ्रू दिया जाता है। साइट इज एट द डेल्टॉइड रीजन, एंटरलेटरल थाई एंड अवॉइड्स ग्लूटियल रीजन। स्टोरेज अराउंड 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इसमें इसको फ्रीज नहीं करना होता है। NIP शेड्यूल में जो हेपेटाइटिस B वायरस का 0 डोज बर्थ में देना है, 6, 10, 14 वीक्स पे फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज देना होता है। NIS में तो उसको इंक्लूड कर लिया गया है पेंटावलेंट में। कैचअप इम्यूनाइजेशन कैसे करते हैं, तो जब भी लगाना हो, कैचअप करना हो तो 0 डोज तुरंत दे देंगे, सेकेंड डोज 1 मंथ पे, थर्ड डोज 6 मंथ में, और बूस्टर डोज 5 years में देते हैं। एडवर्स रिएक्शंस क्या हो सकती हैं, तो लोकल सोरनेस हो सकता है, फीवर, फैटीग। कॉन्ट्राइंडिकेशन में एनाफाइलैक्सिस होती है आफ्टर प्रीवियस डोज, में कॉन्ट्राइंडिकेशन है। इनलिस्ट करना है द वैक्सीन दैट कैन रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन। तो DPT वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा B वैक्सीन है, न्यूमोकोकल वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है। लाइव एटेन्यूएटेड और इनएक्टिवेटेड जो वैक्सीन है, वैक्सीन प्रिवेंटिंग दी CNS इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन। नेम ऑफ द वैक्सीन जो BCG का जो वैक्सीन है, ट्यूबरकुलर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस वैक्सीन है, एट बर्थ देते हैं इसको एंड कैचअप करते हैं टिल फर्स्ट ईयर। देन मेनिंगोकोकल वैक्सीन में स्यूडो पॉलीसेकेराइड वैक्सीन होता है, क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन होता है। मोनोसेकेराइड मेनिंगोकोकल वैक्सीन इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन NIP NIA जो IAP का रिकमेंडेशन है, उसमें पॉलीसेकेराइड वैक्सीन को फर्स्ट डोज स्टार्ट देना है, बूस्टर देना होता है फिर आफ्टर 3 to 5 years। जो क्वाड्रिवेलेंट कंजुगेट वैक्सीन होती है इसमें 2 डोजेस होते हैं, 3 month अपार्ट देते हैं।
गिफ्ट एनसेफेलाइटिस बी जो वैक्सीन है इट इज़ ओनली रिकमेंडेड इन एंडेमिक एरियाज। पहला डोज 9 मंथ्स पे एंड सेकेंड डोज 16 से 18 मंथ में देते हैं। न्यूमोकोकल वैक्सीन, तो न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है अनकॉन्जुगेटेड पॉलीसेकेराइड वैक्सीन होती है और कॉन्जुगेटेड वैक्सीन होती है। अनकॉन्जुगेटेड पॉलीसेकेराइड वैक्सीन जो PPV 24 है और PCV 13 एंड PCV 10 आर कॉन्जुगेटेड वैक्सीन की एग्जाम्पल है। डिजीज दैट दिस वैक्सीन from that can be safeguarded community acquired pneumonia में acute thalassemia, invasive pneumococcal disease and pneumococcal septicemia, इन सब में बच सकते हैं। फिर आता है जो है व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या है? after the neonatology का after the this immunization one of the most important जो टॉपिक है दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग में व्हाट आर देयर आर सम बेनिफिट्स टू बेबी लाइक न्यूट्रिशनल सपोर्ट सुपीरियरिटी होती है। इट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स बेबी नीडेड एंड न्यूट्रिएंट्स इज in optimal proportion, is easily digested and absorbable and carbohydrate जो होते हैं हाई कंसनट्रेशन में होता है अराउंड 5 to 6 ग्राम पर डेसीलीटर। फिर गैलेक्टोज होता है एंड लैक्टोज होता है। गैलेक्टोज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्टोसेरेब्रोइड्स एंड हेल्प इन द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड इनहेंसेस द ग्रोथ ऑफ लैक्टोबैसिलाई। प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स मेजर फॉर्म्स 60% में लैक्टोअल्बुमिन एंड लैक्टोग्लोबुलिन विल बी देयर विच इज़ इजीली डाइजेस्टेड। और प्रोटीन में लो होता है 0.9 to 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर ब्रेस्ट फीड में प्रोटीन होता है एंड कंटेन्स अमीनो एसिड लाइक टॉरिन एंड सिस्टीन विच आर नेसेसरी फॉर न्यूरो ट्रांसमिशन एंड न्यूरो मॉड्यूलेशन बेबी। फिर फैट है, फैट में इट इज़ रिच इन पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसमें माइलिनेशन में हेल्प करता है नर्वस सिस्टम के। और ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 जो है फैटी एसिड्स हैं, ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन कोलेस्ट्रॉल बनाता है बेबी में। फिर विटामिन एंड मिनरल्स में सफिशिएंट है टू द नीड ऑफ बेबी इन द फर्स्ट 6 months ऑफ द लाइफ। एंड वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में 88% ऑफ द वाटर है, डज नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल वाटर इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ द लाइफ इवन ड्यूरिंग द summer months। Immunological superiority, breast milk contains the secretory IgE, immunoglobulin A, macrophages, lymphocytes, lactoferrin, lysozymes, by fetus factors and interferons, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड हेंस ब्रेस्ट फेड बेबी जो होता है 14 times लेस लाइकली होता है to die of diarrhea, 4 times less likely है to die of RTIs। Other benefits में breast milk contains the EGF that enhances the maturation of intestinal endothelial growth factor, intestinal cells का maturation कराता है and reduces the risk of ARG later in the life। Lipase होता है that increases the digestion of fat in the milk and hormones होते हैं। तो इसके अलावा प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अदर इलनेसेस लाइक एलर्जी, ओटाइटिस, ऑर्थोडोंटिक्स डिजीज, डायबिटीज मेलाइटस, हार्ट डिजीज, लिम्फोमा इन लेटर लाइफ भी होगा। इसके अलावा हायर IQ रहेगा बच्चे में, बेटर बॉन्ड बनता है विद मदर। इसके अलावा देयर आर ऑल्सो सम बेनिफिट्स टू मदर एज वेल लाइक यूट्राइन इन्वोल्यूशन होता है, डिक्रीज रिस्क ऑफ PPH, लैक्टेशन अमीनोरिया रहेगा, वेट लॉस होता है, डिक्रीज ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर के चांसेस रहते हैं बेस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है BFHI पे, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। तो इसके
10 स्टेप्स होते हैं BFHI पॉलिसी के। तो इट इज़ द पॉलिसी लिंक डाउन दी रिकमेंडेड फ्रेमवर्क ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग एंड न्यू बॉर्न एंड हैज स्टेप्स 10 स्टेप्स जो है WHO और यूनिसेफ ने मिला के दिए हैं। एक तो ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना है सून आफ्टर बर्थ, और स्पॉन्टेनियस डिलीवरी है तो विद इन हाफ आवर टू 1 आवर में, और सीजन सेक्शन है तो विद इन 4 आवर्स में करना है। कोई प्रीलेक्टल फील्ड नहीं है लाइक हनी एक्सेट्रा। फर्स्ट थिक येलो जो मिल्क होता है दैट इज़ कोलेस्ट्रम, ये फीड कराना है, इसको डिस्कार्ड नहीं करना है। फ्रीक्वेंसी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बेबी, तो जो है देना है बट एटलीस्ट 8 टाइम्स अ डे देना ही है। एंड एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग करना है दैट इंडिकेट्स विद दी सेटिस्फाइड बेबी, तो बेबी सेटिस्फाई करते हैं, बेबी की काम रहेगा, स्लीप एडिक्वेट रहेगा, वेट गेन होगा, नॉर्मल यूरिन लाइट कलर यूरिन होगी 5 to 6 टाइम्स अ डे। रूमिंग इन करना है, बेबी एंड मदर शुड बी इन सेम रूम एंड सेम बेड। डोंट यूज़ डमीज और पेसिफायर एंड अदर आर्टिफिशियल फूड से सब नहीं देने हैं। ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स करना है, WHO कोर्स है 2 वीक्स का ये देना है। एंड बेस्ट फीडिंग ग्रुप्स बनाने हैं कंप्राइजिंग ऑफ सक्सेसफुल फीडिंग मदर्स का। एंड एक्सक्लूसिव बेस्ट फीडिंग करना है फॉर 6 months फॉलोड बाय द कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग आफ्टरवर्ड्स। 2018 में ये BFHI रिवाइज हो गया है। रिवाइज BFHI में जो स्टेप्स हैं 10 स्टेप्स, उसमें क्या क्या है रिवाइज में। तो फर्स्ट स्टेप है टू कंप्लाई फुल्ली विथ इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटिंग द बेस्ट मिल्क सब्सिट्यूट एंड द 11 WHO World Health Assembly resolutions। 1B है have a written infant feeding policy that is communicated routinely to the staff and parents। 1C है तो established ongoing monitoring and data system। ये सारे हो गए कोड और रेगुलेशन पॉलिसी वाले। सेकंड है तो इंश्योर करना है दैट टू सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग स्टाफ हैव नॉलेज कॉम्पिटेंस एंड स्किल होनी चाहिए। डिस्कस करना है इम्पोर्टेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग विथ प्रेग्नेंट मदर। एंड फैसिलिटेट करना है इमीडिएट एंड अनइंटरप्टेड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट and support mother to initiate the breastfeeding as soon as possible after birth। and support करना mother को to maintain the breastfeeding and manage common difficulties। and don't provide breastfeeding moms any food other than the breast milk unless medically जो है indicated। rooming in करना है 24 hours a day। सपोर्ट करना मदर टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू देयर इन्फेंट्स क्यूज फॉर फीडिंग। काउंसिल करना है ऑन द यूज एंड रिस्क ऑफ फीडिंग बॉटल्स एंड टीट्स एंड पेसिफायर्स। एंड कोऑर्डिनेट करना डिस्चार्ज सो दैट पेरेंट्स एंड देयर इन्फेंट्स हैव टाइमली एक्सेस टू ऑनगोइंग सपोर्ट एंड केयर। तो दीज आर द रिवाइज्ड BFHI स्टेप्स। नेक्स्ट इज हार्ट डिजीज़। तो हार्ट डिजीज़ में साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है। सबसे पहले एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। तो एसाइनोटिक में डिजीज़ दैट कैन कॉज लेफ्ट टू राइट शंट। इधर हार्ट है तो लेफ्ट टू राइट शंट हो रहा है, तो ये किस में होगा, लेफ्ट साइड का प्रेशर ज़्यादा रहता है। अगर देयर इज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट देन हो सकता है टू राइट शंट। पार्शियल एनॉमलस पल्मोनरी वेनस ड्रेनेज हो रहा है, उस केस में हो सकता है दे आर ऑल प्री ट्राइकास्पिड लेफ्ट टू राइट शंट कराएंगे। एंड वेंट्रिकुलर में कॉलेज में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। ग्रेट आर्टरीज का हो सकता है लाइक PDA एंड एओर्टोपल्मोनरी विंडो, रप्चर्ड साइनस ऑफ वाल्सल्वा। और कुछ हो सकता है जिसमें बोथ प्री एंड पोस्ट ट्राइकास्पिड है लाइक एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे का कम्युनिकेशन हो है। तो ये तो लेफ्ट टू राइट शंट हो गया। देन देयर आर सम ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स, इसमें एसाइनोटिक हार्ट डिजीज हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन में कोर ट्रियम है, ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स ऑफ द मिट्रल वॉल है,
एंड राइट वेंट्रिकल में इन्फेंटिबुलर स्टेनोसिस है, पल्मोनरी वॉल स्टेनोसिस है, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में एट्रियल एओर्टिक स्टेनोसिस हो गया, वल्वुलर एंड सुप्रावल्वुलर टाइप, एंड एओर्टिक स्टेनोसिस हो गया। एओर्टिक स्टेनोसिस में कोक्टेशन ऑफ एओर्टा है साथ में, एंड मिसलेनियस में कोनरी आर्टरी abnormalities, congenital and mitral irritation, congenital tricuspid registration can also cause cyanotic heart disease. अब आता है causes of cyanotic heart disease। तो cyanotic heart disease can be of two type, जिसमें एक तो reduced pulmonary blood flow है, pulmonary oligemia है, एंड increased pulmonary blood flow है जिसमें pulmonary plethora है। reduced pulmonary blood flow में तो intact ventricular septum हो गया with the pulmonary atresia, critical pulmonary stenosis है with right to left atrial shunt defect हो जाएगा pulmonary stenosis के साथ, ST anomaly है and isolated right ventricular hypoplasia है। तो सब में ब्लड कम पहुँचेगा। फिर अनरिस्ट्रिक्टिव वेंट्रिकुलर कम्युनिकेशन है, तो ऑल कंडीशन अंडर द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट विथ पल्मोनरी स्टेनोसिस, जो फैलोट्स फिजियोलॉजी होती है वो सब पल्मोनरी ओलिगीमिया के साथ आएगा। देन देयर कैन बी डिजीज विथ इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, पल्मोनरी प्लेथोरा के साथ है साइनोटिक हार्ट डिजीज। तो ये प्रीकस्पिड है, लाइक कॉमन एट्रियम हो गया, एंड टोटल एनॉमलस पल्मोनरी वीनस कनेक्शन है। पोस्ट कस्पिड हो सकता है, लाइक ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसस, एंड सिंगल वेंट्रिकल है, फिजियोलॉजी है विदाउट पल्मोनरी स्टेनोसिस। तो इन सब केसेस में देयर विल बी पल्मोनरी प्लेथोरा। फिर कंडीशंस कॉजिंग पल्मोनरी हाइपोटेंशन, तो pulmonary vascular obstructive diseases हैं like Eisenmenger physiology, and there are some miscellaneous cyanotic heart disease like pulmonary AV malformation, anomalous drainage of systemic veins to the left atrium instead. What are the complications of cyanotic heart disease? तो इसमें pulmonary artery hypertension, infective endocarditis and endarteritis, impaired growth and nutrition, and myocardial dysfunction, neurological consequences and developmental delay, erythrocytosis, rhythm disorder and sudden death, cyanotic spells. These are some complications. उसमें जो साइनोटिक स्पेल होता है ये देखते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है। साइनोटिक स्पेल जो है इट इज़ दी complication found in the patient with the ventricular septal defect with pulmonary stenosis physiology. More commonly it occurs due to the acute decrease in the pulmonary blood flow and increased right to left shunt and systemic desaturation due to the infundibular spasm secondary to the increase in the circulatory catecholamines during feeding and crying, and activation of mechanoreceptors in right ventricle due to increase in the systemic venous return, and left ventricle due to decrease in the pulmonary blood flow. Then these changes result in the peripheral vasodilation and fall in the systemic vascular resistance. Increased right to left shunt होगा उसकी वजह से further, and increased systemic desaturation होगा और central stenosis और fall करेगी. तो इट इज़ कॉमनली सीन बिलो द 2 years ऑफ द एज, पीक जो उसमें होता है एंड 0 to 6 month में होता है, एंड इन्फेंट क्राइज incessantly and it and is irritable and inconsolable tachypnea होगा उसको, and neonatal subconscious recession
हो सकता है। फिर मैनेजमेंट में इमीडिएट स्टेप्स क्या क्या हैं, तो पहले तो चेक एंड क्लियर एयरवे करना है, ऑक्सीजन डिलीवर करनी है थ्रू फेस मास्क नेजल कैनुला, सी फॉर सर्कुलेशन में नी चेस्ट पोजीशन में रखना है उसको, एंड सेडेशन में कीटामीन 3 to 5 मिलीग्राम पर kg डोज IM देंगे। एसिडोसिस करेक्ट करेंगे बाई सोडा बाइकार्ब एट 1 to 2 ml per kg इन 10 ml per kg देना है, N/5 इन D5। एंड करेक्ट करना है हाइपोवोलेमिया, DNS चलेगा 10 ml per kg के रेट से। करेक्ट करना है एनीमिया, हीमोग्लोबिन लेस देन 12 है तो RBC ट्रांसफ्यूज कर देना होगा। बीटा ब्लॉकर इंजेक्शन मेटाप्रोल लेते हैं 0.1 ml per kg IV स्लोली ओवर 5 मिनट्स देना है स्टेट। रिपीट करना है एवरी 5 मिनट, मैक्सिमम 3 डोजेस करनी है, 1 to 2 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट IV इन्फ्यूजन करना है। मॉनिटर करना है SpO2, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, टारगेट करना है लेस देन 100 पर मिनट। परसिस्टेंट डिसैचुरेशन विथ नो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। कंसीडर वेसोप्रेशर, इंजेक्शन फिनाइलेफ्रीन 5 माइक्रोग्राम पर kg IV बोलस देना है, एंड फिर उसको टेपर करेंगे 1 to 4 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट IV इन्फ्यूज़न में। फॉर सीजर इंजेक्शन डायजिपाम देंगे 0.2 mg पर kg IV, एंड इफ स्पेल्स परसिस्ट पैरालाइज कर देंगे तो पेशेंट को इलेक्टिवली इंटूबेट करेंगे, वेंटिलेट करेंगे, प्लान फॉर पैलिएटिव एंड करेक्टिव सर्जरी करेंगे। फॉलोइंग दी स्पेल क्या करना होगा, तो कंडक्ट केयरफुल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एंड इफ फोकल डिफिसिट्स आर प्रेजेंट CNS इमेजिंग कराएंगे। बीटा ब्लॉकर एट मैक्सिमम टॉलरेबल डोज देंगे, एंड प्रोपेनालॉल 0.5 to 1.5 मिलीग्राम पर kg है 6 to 8 आवर्स। डिटेल 2D को कराएंगे फॉर डिजीज मॉर्फोलॉजी, एंड एडमिनिस्टर करना है आयरन में थेरेपेटिक डोज इफ हीमोग्लोबिन लेस देन 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, एंड प्रोफाइलेक्टिक डोज देना है हीमोग्लोबिन मोर देन 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। प्लान करना है अर्ली और करेक्टिव और पैलिएटिव सर्जरी। प्रिवेंशन काउंसिल करना है पेरेंट्स को रिगार्डिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ रिकरेंस एंड प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स लाइक डिहाइड्रेशन, फीवर एंड पेन। कॉम्प्लिकेशंस में देयर आर सम रेड फ्लैग्स लाइक डीपनिंग द साइनोसिस, गैस्पिंग रेस्पिरेशन, एपनिया, लिपनेस एंड एनॉक्सिक सीजर्स। इनकरेज करना है अर्ली सर्जिकल रिपेयर। डिस्क्राइब द साइलेंट features, clinical features of mental defect. Symptom: patient with VSD can become symptomatic at 6 to 10 weeks of age with CHF. Premature babies with VSD can become symptomatic even earlier also. And palpitation होगा, and dyspnea on exertion and frequent chest infections, ये सब रहेंगे। फिर एग्जामिनेशन में ऑन palpation the hyperkinetic precordium, cyanotic thrills at the left external border, moderate cardiomegaly with left ventricular type of apex। on auscultation तो SVC है, IVC है, pulmonary veins है, pulmonary artery है, aorta है, और ventricular septal defect है इधर, लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट वेंट्रिकल जा रहा है ब्लड। हार्ट साउंड्स जो है S1 विल बी मार्क्ड बाय द मर्मर एंड S2 मार्क्ड बाय द मर्मर एट द लोअर लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर। वाइडली स्प्लिट होगा बट मोबाइल होगा, वेरिएबल होगा एट सेकेंड लेफ्ट इंटरकॉस्टल स्पेस और हाइयर, एक्सीडेंटेड P2 रहेगा उसमें। एंड S3 जो है वेंट्रिकुलर फिलिंग से जो होता है डायस्टोल में आएगा, मे बी ऑडिबल एट द एपेक्स विथ स्मॉल लेफ्ट टू राइट शंट अगर रहेगा तो। मरमर जो होगा शंट मरमर होते हैं, लाउड पैनसिस्टोलिक मरमर रहेगा, एंड एट द लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर मैक्सिमम इंटेंसिटी रहेगी 3 से 5 इंटरकॉस्टल स्पेस जो है उसमें रहेगा, सेकेंड लेफ्ट इंटरकॉस्टल स्पेस भी सुनाई देगा,
नॉट कंडक्टेड बियॉन्ड एपेक्स। फ्लो मर्मर रहेगा उसमें पल्मोनरी इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर रहेगा, एंड माइट्रल डिलेड डायस्टोलिक रहेगा एट एपेक्स स्टार्टिंग विथ S3 फ्लो मर्मर्स में। देन कमिंग टू द टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट, तो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट में एनाटॉमिकली टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ क्लासिक टेट्राड, इसमें सीवियर RV आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी इज देयर, एंड एओर्टा दैट ओवरराइड्स द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। एक क्लासिकल टेट्राड होता है। हीमोडायनेमिक्स कैसी होती है, तो फिजियोलॉजिकली द पल्मोनरी स्टेनोसिस causes concentric LVH without cardiac enlargement, and as the systolic pressure between the two ventricles are identical, there is little or no left to right shunt. The severity of cyanosis will be proportional to the severity of the pulmonary stenosis. Intensity of systolic murmur is proportional to the irreversibly proportional to the severity of pulmonary stenosis. Ventricular septal defect रहेगा of TOF is always large enough to allow the free exit to left to right shunt, and left ventricle is effectively decompressed by the ventricular septal defect, and that's why CHF never occurs in the TOF. क्लिनिकल सिम्टम्स क्या आते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट्स में, डिस्निया ऑन एक्सर्शन रहेगा एंड एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, स्क्वेटिंग पॉस्चर ऑन डायनेमिक अटैक्स, anoxic spells after waking up or exertions, cyanotic spells, having convulsion, and on examination there will be cyanosis, clubbing, slightly prominent A wave in JVP, and N-sized heart within with a mild parasternal impulse. नॉर्मल हार्ट साइज रहेगी। ऑनस्कल्टेशन S1 विल बी नॉर्मल, S2 जो है सिंगल S2 रहेगा, इसमें ओनली A2 विल बी हर्ड, P2 जो होता है सॉफ्ट एंड डिलेट रहता है, इतना कि इनऑडिबल हो जाता है। शंट मर्मर रहेगा, शंट मर्मर विल बी एब्सेंट, एंड फ्लो मर्मर जो है पल्मोनरी इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर रहेगा। इन्वेस्टिगेशन में ECG कराते हैं, ECG में राइट एक्सिस डेविएशन विथ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलेगा, इन्वर्टेड टी मिलेगा इन दी राइट प्रीकॉर्डियल लीड, एंड पी पल्मोनल जो है थोड़ा कॉमन बस फाइंडिंग है। V1 जो है इट में शो प्योर R वेव बट जो है ट्रांजिशन टू RS कॉम्प्लेक्स अकर्स एट दी V2 लेवल, V2 लीड। चेस्ट एक्सरे है तो उसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, तो नॉर्मल साइज हार्ट रहेगा विथ अपटर्न्ड एपेक्स रहेगा थोड़ा, एंड कोर एंड सबोट जो है अपीयरेंस हो जाता है एब्सेंस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी सेगमेंट की वजह से। पल्मोनरी फील्ड आर ओलिगेमिक, एंड इन लार्ज एओर्टा रहेगा, राइट एओर्टिक आर्च प्रेजेंस रहेगी, तो उसमें कॉन्केव एक्सप्रेशन ऑन दी राइट साइड ऑफ ट्रैकिया मिलेगा 30% केसेस में। मैच कैसे करते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट्स को, डायग्नोस इकोकार्डियोग्राफी कंफर्मेटरी टेस्ट, इसके अलावा जो है कार्डियक कैथेटराइजेशन एंड CT कार्डियोग्राम, MR कार्डियोग्राम इज डन इफ इट इज ओल्डर चिल्ड्रन विथ लिमिटेड इको विंडो एंड एसोसिएटेड एओर्टोपल्मोनरी कोलेट्रल्स बने हैं और अनसर्टेनिटीज़ हैं इन दी कोरोनरी आर्टरी एनाटॉमी, तब ये करते हैं। कोर्स क्या होता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस बिकम्स प्रोग्रेसिवली सीवियर होता जाएगा विथ एज एंड डिस्निया एंड इंक्रीजिंग दी एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, कार्डियक एनलार्जमेंट हो जाता है, कंजेनिटल हार्ट फेलियर हो सकता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकती है,
न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस लाइक हेमीप्लेजिया हो सकता है ड्यू टू एनॉक्सिक सीनस इन्फेक्शन एंड पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म। स्ट्रोक हो सकता है ड्यू टू डिक्रीज आरबीसी डिफॉर्मिटी ब्रेन एब्सेस। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, करेक्शन ऑफ एनीमिया। पैलिएटिव सर्जरी करेंगे तो उसमें ब्लॉक टॉसिंग शंट है वो करेंगे, सबक्लेवियन आर्टरी एंड पल्मोनरी आर्टरी एनास्टोमोसिस करेंगे, एंड जो है गोरेटेक्स ग्राफ्ट यूज़ किया जाता है। बैलून डायलेटेशन ऑफ पल्मोनरी वॉल्व एंड स्टेंटिंग ऑफ पीडीए, ये सारी चीज़ करना होता है डेफिनेटिव सर्जरी में। तो क्लोजर ऑफ वीएचडी करते हैं एंड रिलीफ ऑफ द राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। फॉलोअप में विल लुक फॉर द लॉन्ग टर्म पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस लाइक पल्मोनरी रिगर्जिटेशन, राइट वेंट्रिकल डायलेटेशन, वेंट्रिकुलर टैकियारिथमियाज, हार्ट फेलियर एंड सडन डेथ। इनुमरेट द कॉमन कॉजेज ऑफ हार्ट फेलियर इन इन्फेंट जो है देखेंगे तो कॉजेज ऑफ हार्ट फेलियर इन द इन्फेंट में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, मायोकार्डाइटिस एंड प्राइमरी मायोकार्डियल डिजीजेज हैं, एंड टैकियारिथमियाज, ब्रेडियारिथमिया, कावासाकी डिजीज़ विथ कोरोनरी ओक्लूजन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये सारी persistent pulmonary hypertension of the newborn है, and primary pulmonary hypertension, hypoxia, upper airway obstruction की वजह से। miscellaneous causes of heart failure there can be anemia, hypoglycemia, infection, hypocalcemia, neonatal asphyxia in case of myocardial dysfunction and pulmonary hypertension. फिर how can you recognize the heart failure in infant below 1 year of the age? सिम्टम्स क्या होते हैं? पुअर वेट गेन हो रहा होगा बच्चे का, डिफ़िकल्टी इन फीडिंग रहेगी, 1 to 2 ounce ऑफ मिल्क एट अ टाइम, एंड परसिस्टेड हंगर रहेगा, चाइल्ड विल बी इरिटेबल एंड रेस्टलेसनेस, एंड ब्रेडिकार्डिया ब्रीथ विल बी टू फास्ट, ऑर्थोपनिया में ब्रीथ बेटर व्हेन हेल्ड इन अगेंस्ट द शोल्डर, एंड persistent cough, wheezing, excessive perspiration, pedal edema, ये सारा चीज़ रहेगा। साइंस क्या होगा? CHF में लेफ्ट साइडेड फेलियर अगर है तो दे विल बी टेकिकार्डिया, टेकीपनिया, कफ, wheezing एंड रेल्स इन द चेस्ट, एंड राइट साइडेड फेलियर है तो देयर विल बी हेपेटोमेगाली, फेशियल एडेमा, pedal edema एंड jugular venous enlargement विल बी देयर। फेलियर ऑफ ईदर साइड है, कार्डियक enlargement, gallop rhythm, पेरिफेरल साइनोसिस, स्मॉल वॉल्यूम पल्स एंड लैक ऑफ वेट गेन होगा। वांट टू नेम द इम्पोर्टेंट कॉजेज ऑफ CHF इन अ चाइल्ड, तो चाइल्ड के केस में इट इज़ रोमेटिक कॉज हो सकता है लाइक रोमेटिक फीवर एंड रोमेटिक हार्ट डिजीज, कंजेनिटल हार्ट डिजीज कॉम्प्लिकेटेड बाय द एनीमिया, इन्फेक्शन, एंडोकार्डाइटिस, सिस्टमिक हाइपरटेंशन, myocardium related myocarditis, primary myocardial disease, pulmonary hypertension, like primary pulmonary hypertension, secondary pulmonary hypertension. And then what are the causes of cyanotic heart diseases and their age of presentation? तो tetralogy of Fallot जो है more than 1 year of age में प्रेजेंट करता है। Tricuspid atresia will be present at birth in the neonate. Epstein anomaly है, it varies with the extent of tricuspid valve downward displacement, and complete TGA है, transposition of growth vessels with intact ventricular septum, birth पे present हो जाएगा, and TGA with VHD है 4 to 10 weeks of age में present रहेगा। corrected TGA है, TGA depends on the associated anomalies, and total anomalous pulmonary venous connections हैं, if it is with pulmonary venous obstruction present at the 1 to 2 weeks of age, और अगर without है which is more common तो ये 4 to 10 weeks of age में present करेगा। cardiac conditions with cyanosis and high pulmonary blood flow अगर है neonatal period में present करता है। pulmonary plethora है तो like single ventricle है without obstruction to pulmonary blood flow,
and persistent tonkosarcoidosis with absence of obstruction in the pulmonary blood flow. Double outlet राइट वेंट्रिकल है। ये जितने भी CHF अगर हो रहा है इन्फेंट में हो रहा है तो कैसे मैनेज करेंगे? द एम फॉर करेक्शन ऑफ इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट बाई अ 4-pronged अप्रोच होता है। पहला तो रिड्यूस करना है कार्डियक वर्क। कैसे रिड्यूस करेंगे? प्रॉप्ड अप रखेंगे 30 डिग्री पे एंड इंक्यूबेटर्स लगा रखेंगे 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे। 40 to 50% ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देते हैं और सेडेट करके रखेंगे बच्चे को मिडाजोलम दे के। इट रिड्यूसेस द वर्क ऑफ हार्ट। इसके अलावा साथ में जो है कार्बिडोलॉल देते हैं 0.08 से 0.4 मिलीग्राम पर केजी पर डे, वैसोडाइलेशन कराता है। इसके अलावा परसिस्टेंट पेरिफेरल रेजिस्टेंस रहेगा एंड इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट एंड इंक्रीज्ड लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन, डायस्टोलिक प्रेशर, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा कार्बिडोलॉल देने से। इट विल इम्प्रूव दी टिश्यू ऑक्सीजन एंड फैटिक कम होगा बच्चे को। और इसके अलावा नाइट्रेट्स देते हैं तो विनोडाइलेशन करा देगा, वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा तो पल्मोनरी कंजेशन कम हो जाएगा। लेफ्ट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कम रहेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर कम रहेगा, इसकी वजह से पेरिफेरल कंजेशन कम रहेगा और इसकी वजह से बच्चे को डिस्निया नहीं आएगा। तो डिस्निया कम हो गया, फैटिक कम हो गया, वर्क ऑफ हार्ट रिड्यूस हो गया, तो बेटर कार्डियक वर्क कैपेसिटी जो है वी कैन अचीव। नेक्स्ट इज ऑगमेंटिंग द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाना है अपने को एंड इसमें डिजिटैलिस होती है 0.8 मिलीग्राम पर केजी लोडिंग डोज में देते हैं, फॉलोड बाय दी 0.08 to 0.025 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे मेंटेनेंस डोज में। इसके अलावा IV ड्रॉप्स देंगे। दीज एजेंट्स बिलोंग टू दी 3 ग्रुप्स। तो कैटाकोलामाइंस है एंड इफ BP इज लो इंजेक्शन डोपामीन देते हैं 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट IV इन्फ्यूज़न एंड डायरेक्टेड कार्डियोमायोपैथी इंजेक्शन डोब्यूटामीन देंगे 2.5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट IV इन्फ्यूजन ओवर 24 आवर्स once or twice a week. The dose gradually increases until the desired effect up to the 15 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट मैक्सिमम। फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर देते हैं। इंजेक्शन मिलीरोन होता है 50 माइक्रोग्राम पर केजी IV लोडिंग डोज फॉलोड बाय दी 0.3 to 0.7 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट IV इन्फ्यूजन। कंबाइंड आइनोट्रोपिक इफेक्ट्स विद पेरिफेरल वैसोडाइलेशन एंड आइनोडाइलेशन देंगे। कैल्शियम सेंसिटाइजर एंड यूज इन दी एक्यूट सेटिंग्स में देते हैं। इंजेक्शन लेवोसिमेंडाइन 6 से 12 माइक्रोग्राम पर केजी है लोडिंग ओवर 10 मिनट फॉलोड बाय दी 0.05 to 0.20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट IV इन्फ्यूजन में। पोटेंट आइनोडाइलेटर्स सिस्टमिक एंड कोरोनरी वैसोडाइलेशन होता है वो देकर आते हैं। इसके अलावा इम्प्रूविंग कार्डियक परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग दी वीनस रिटर्न और प्रीलोड। फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ CHF जो है इसमें डायोटिक्स देते हैं। कॉम्बिनेशन विद दी ऑफ लूप डायोटिक देंगे लाइक इंजेक्शन फुराज़ेमाइड 1 मिलीग्राम पर केजी IV। पोटेशियम स्पायरिंग डायोटिक लाइक इंजेक्शन स्पाइनोलॉक्टोन 1 मिलीग्राम पर केजी IV टोंटोली। इसके अलावा करेक्ट करेंगे अंडरलाइंग कॉस्ट क्यूरेटिव और पैलिएटिव सर्जरी करेंगे कोरोनरी हार्ट डिजीज की। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन न्यूबॉर्न। तो दिस डिस्ट्रेस जो है कैन बी ऑफ रेस्पिरेटरी ओरिजिन और कैन बी ऑफ कार्डियक ओरिजिन। ऑनसेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का तो इमीडिएट होता है विद इन आवर्स ऑफ बर्थ, जबकि कार्डियक होता है ये आवर्स टू डेज हो सकता है। सिम्टम्स जो है रेस्पिरेटरी के टैकिपनिया, ग्रंटिंग, नेजल फ्लेयरिंग, रिट्रैक्शन ये सब होते हैं। कार्डियक में देयर विल बी जो है टैकिकार्डिया एंड साइनोसिस एंड पुअर फीडिंग, शॉक, ये सारा चीज़ें। साइनोसिस इम्प्रूव्स विद दी ऑक्सीजन थेरेपी एंड साइनोसिस इम्प्रूव विद दी ऑक्सीजन थेरेपी इन रेस्पिरेटरी कॉज। इसमें कार्डियक में परसिस्ट करेगा। लंग साउंड जो है इसमें क्रैकल्स
होंगे, एयर एंट्री डिक्रीज आएगी, लंग काउंट तो उसमें क्लियर रहेगा, क्रैकल्स रहेगा इफ पल्मोनरी कंजेशन इज देयर, हार्ट साइड रेस्पिरेटरी नॉर्मल रहेगा, इसमें कार्डियक में मरमर आएगा, गलोप रिदम्स होंगे। चेस्ट एक्सरे में आरडीएस अगर है तो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिलेगा, एंड ट्रांजिएंट टेकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न है तो हाइपरइन्फ्लेशन मिलेगा, और न्यूमोथोरैक्स है तो एयर लीक्स मिलेंगे। जबकि कार्डियक कॉज है तो देयर विल बी कार्डियोमेगली, पल्मोनरी कंजेशन, प्लूरल इफ्यूजन विल बी देयर। ऑक्सीजन रिस्पॉन्स से रेस्पिरेटरी में इम्प्रूवमेंट होता है, कार्डियक में देयर विल बी नो इम्प्रूवमेंट और मिनिमम इम्प्रूवमेंट विल बी देयर। पल्स ऑक्सीमेट्री करते हैं तो यूनिफॉर्मली सैचुरेशन रहता है, एंड कार्डियक में डिफरेंशियल साइनोसिस आएगी। ट्रीटमेंट में सर्फेक्टेंट देने से सही होता है, और कार्डियक में प्रोस्टाग्लैंडिन्स, डायूरेटिक्स और करेक्टिव सर्जरी करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है आरडीएस, न्यूरोनटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का जो कॉजेज है, तो कॉजेज पल्मोनरी कॉजेज में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया आरडीएस, एंड मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम है, एंड निमोनिया, ट्रांजिएंट टेकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न, persisted pulmonary hypertension, pneumothorax, tracheoesophageal fistula, diaphragmatic hernia and lobar emphysema. ये सारे कॉमन कॉजेज हैं। नॉन pulmonary causes of respiratory distress syndrome, कार्डियक में CHF हो गया एंड congenital heart disease हो गया। मेटाबॉलिक में देयर विल बी हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसेमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सीएनएस में एस्फिक्सिया, सेरेब्रल एडिमा, हेमोरेज। चेस्ट वॉल में एस्फिक्सिएटिंग थोरेसिक डिस्ट्रॉफी एंड वर्डिंग्स हॉफमैन डिजीज। आइडियाज़ के बारे में देखते हैं डिटेल में। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो सर्फेक्टेंट क्या होता है पहले तो ये देखना है। तो सर्फेक्टेंट जो है लाइपोप्रोटीन होता है दैट कंटेन्स दी फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स। फॉस्फोलिपिड है लाइक फॉस्फेटिडिल कोलिन, फॉस्फेटिडिलग्लिसरॉल। तो दिस प्रोड्यूस बाय टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स ऑफ द लंग। फंक्शन क्या होता है सर्फेक्टेंट का? इट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन द एल्वियोलाई एंड कीप द एल्वियोलाई पेटेंट इन एक्सपिरेटरी फेज ऑल्सो। अप्लाइड इंपॉर्टेंस क्या होता है? सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन स्टार्ट अराउंड 20 वीक्स ऑफ द लाइफ एंड पीक करता है 35 वीक ऑफ जेस्टेशन पे। तो प्री टर्म न्यूनेट है जो कि 35 साल से पहले पैदा हो जा रहे हैं, तो दे आर प्रोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आरडीएस। इडियोपैथोजेनेसिस कैसी होती है सिंड्रोम की? जब सर्फेक्टेंट डिफिशियंसी होगी, 35 साल से पहले पैदा हो गया, तो सरफेस टेंशन जो है इंक्रीज कर जाएगा ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। एल्वियोलाई टेंड्स टू कोलैप्स, नो एयर एक्सचेंज विल बी देयर और इनएडिक्वेट ऑक्सीजन होगा। एंड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन मोर नेगेटिव प्रेशर इज नीडेड टू कीप एल्वियोलाई ओपन, इंक्रीज्ड वर्क ऑफ ब्रीदिंग हो जाएगी। दोनों की वजह से देयर विल बी हाइपोक्सीमिया एंड एसिडोसिस। पल्मोनरी वैसोकंस्ट्रक्शन हो जाता है उसके रिस्पॉन्स में। एंड जो राइट टू लेफ्ट शंट है अक्रॉस दी फोरामेन ओवेल, ये हो जाता है बिकॉज राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस। एंड वर्सनिंग ऑफ हाइपोक्सीमिया जो है होगा, तो इस्चेमिक डैमेज टू दी एल्वियोलाई होगा, एक्सुडेशन ऑफ द प्रोटीन टू दी एल्वियोलाई होगा, फॉर्म्स दी हाइलाइन मेम्ब्रेन, इसीलिए इसको हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज भी बोलते हैं। And the rate will turn to respiratory failure or it can cause death of the neonate also. डायग्नोस्टिक वर्कअप क्या होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का? तो रिस्क फैक्टर जो प्रीटर्म बेबी मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है। प्रेजेंटेशन में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यूजुअली विद इन द फर्स्ट 6 आवर्स ऑफ द लाइफ हो जाएगा। टेकिपनिया में रेस्पिरेटरी रेट विल बी मोर देन 60 पर मिनट, चेस्ट रिट्रैक्शंस, ग्रंटिंग, साइनोसिस एंड डिक्रीज एयर एंट्री होगा। डायग्नोसिस कैन बी कन्फर्म्ड बाय द चेस्ट एक्सरे विच शोज रेटिकुलोग्रानुलर पैटर्न, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी। एंड लो लंग वॉल्यूम, एयर ब्रोंकोग्राम, वाइट आउटलाइनिंग इन सीवियर डिजीज चला होगा। पल्स ऑक्सीमेट्री करते हैं, SpO2 डिक्रीज आएगा। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं आरडीएस का? तो अगर इफ़ मैनेजेबल है देन ट्राई लेबर आइडियली एट टर्म एंड एट लीस्ट आफ्टर 35 वीक्स
है। अगर नहीं हो पा रहा है ये चीज़ और प्रीटर्म डिलीवरी हो रही है तो एंटीनेटल ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड मदर को देना है। एंड प्रोफाइलेक्टिक एक्सोजिनस इंट्राट्रैकियल सर्फेक्टेंट देना है टू ऑल द न्यूनेट्स ऑफ लेस देन 28 वीक्स, इरिस्पेक्टिव की है कि नहीं है आरडीएस। आरडीएस मंगान लो हो गया है, तो ये सस्पेक्टेड है, तब क्या करेंगे मैनेजमेंट में? तो डिस्ट्रेस कैन बी अ सीरियस न्यूनेटल इमरजेंसी हो जाएगा एंड इट नीड टू बी ट्रीटेड इन दी न्यूनेटल आईसीयू। एंड स्टार्ट कर दो आईवी फ्लूइड एज पर द वेट, ऑक्सीजन देना है, एसेस करना है फिर न्यूनेट को। अगर माइल्ड टू मॉडरेट आरडीएस है इट कैन बी मैनेज बाय द कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव प्रेशर, पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, सीपैप। इसमें ऑक्सीजन जो है देते हैं 5 से 7 सेंटीमीटर ऑफ वाटर थ्रू नेजल ब्रोंक्स। अगर मॉडरेट टू सीवियर है तो इंश्योर अप्रोच रखते हैं, इंश्योर में इंट्यूबेट करना है फॉर मैकेनिकल वेंटिलेशन एंड सर्फेक्टेंट देना है एज रेस्क्यू ट्रीटमेंट, इंट्राट्रैकियल देंगे सर्फेक्टेंट, और एक्सटूबेट करना है रैपिडली एंड तुरंत शिफ्ट कर देना है सीपैप पे। फिर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है आरडीएस को? ड्यू टू हाई प्रेशर एंड जो दे रहे हैं या ट्रीटमेंट मैनेज कर रहे हैं, देयर कैन बी लंग इंजरी, एयर लीक हो सकता है उसमें, एंड सेप्सिस हो सकती है। ड्यू टू हाई सैचुरेशन ऑक्सीजन दे दिए मोर देन 95% का, तो रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी हो सकता है, दैट कैन लीड टू ब्लाइंडनेस ऑल्सो। एंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वेंटिलेटरी सपोर्ट इन सीवियर आरडीएस देयर कैन बी डेथ। एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस अंडर द 5 years और ब्रोंकोनिमोनिया, ये क्या है? एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस ऑफ लेस देन 5 years, ARI लेस देन 5 years, ये हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग ने देखा था और उसमें नाउ विल कम टू दी ब्रोंकोनिमोनियाज। तो जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है ब्रोंकोनिमोनिया, तो निमोनिया इज ए कंसोलिडेशन ऑफ एल्वेलाई और इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द इंटरस्टिशियल टिश्यू विथ इन्फ्लेमेटरी सेल्स और बोथ, एंड इमीडिएटली एक्वायर्ड जो है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता है। द अदर कॉजेज लाइक कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो है ये 60% बैक्टीरियल निमोनिया होता है एंड 40% अराउंड वायरल और बाकी सारे में आएंगे। 60% बैक्टीरियल है, इसमें एज वाइज होता है 0 to 2 months जो होते हैं बच्चे हैं, इसमें क्लेप्स न्यूनेट है उसमें ग्राम निगेटिव में क्लेप्सिला एंड इकोलाई कॉमन है, ग्राम पॉजिटिव में स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफिलोकोकाई होते हैं। 3 months to 3 years जो है उसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एच इन्फ्लुएंजा आ जाएगा एंड स्टेफ रहेगा। मोर देन 3 years में अगेन देयर विल बी pneumococcus and staphylococcus will be there। इन वायरल पैथोलॉजी जो है वायरल निमोनियाज में रिस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, पैराइन्फ्लुएंजा है, एडिनो वायरस है, कुछ टिपिकल ऑर्गेनिज्म लाइक क्लेमाइडिया एंड माइकोप्लाज्मा हो सकता है, और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं निमोनिया जीरोकाई, हिस्टोप्लाज्मोसिस एंड कॉक्सीडियोमाइकोसिस। क्लिनिकल फीचर्स में देयर विल बी हिस्ट्री ऑफ सम रिस्क फैक्टर्स ऑलवेज, तो लाइक लो बर्थ वेट है, माल न्यूट्रिशन, विटामिन ए डिफिशियंसी, लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, पैसिव स्मोकिंग, लार्ज फैमिली साइज है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रोंकाइटिस है, एडवांस बर्थ ऑर्डर है, क्राउडिंग है, एयर पोल्यूशन है, बच्चे जहाँ रह रहा है उसमें होगा। सिम्टम्स में इंसिडियस ऑनसेट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेस होगा, हाई ग्रेड फीवर आएगा, देयर विल बी डिस्निया, ग्रंटिंग एंड टेकिपनिया विल बी देयर। साइंस में फ्लेयरिंग ऑफ फेजल नेजाइया होगा, रिट्रैक्शन मिलेगा लोअर चेस्ट में और इंटरकॉस्टल स्पेसेस में रिट्रैक्शन होगा,
साइंस ऑफ कंसोलिडेशन और फ्लोबर निमोनिया रहेगा, लाइक डिक्रीज एयर एंट्री, डिक्रीज PO2। इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, CBC कराएंगे तो ल्यूकोसाइटोसिस आएगा। चेस्ट एक्सरे में लोबर कंसोलिडेशन आएगा। स्पूटम एग्जामिनेशन में ग्राम स्टेनिंग में बैक्टीरिया फाइंड हो सकता है, कल्चर करेंगे तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ब्लड कल्चर जो है पॉजिटिव आता है इन 5 to 10% ऑफ द केसेस। WHO का क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है ऑफ ट्रीटमेंट इन चाइल्ड ऑफ एज 2 months to 5 years विद कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथ। तो उसमें अगर देखते हैं कि कफ और कोल्ड जो है कि नहीं है, तो अगर नहीं है तो देयर विल बी नो फास्ट ब्रीडिंग, नो चेस्ट ड्राइंग, नो इंडिकेशन ऑफ सीवियर इलनेस। होम रेमेडीज ट्राई करेंगे घर पे ही। अगर रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज की हुई है लाइक लेस देन 2 मंथ का बच्चा है तो उसमें 60 है उससे ज़्यादा, 2 से 12 है तो 50 है उससे ज़्यादा, 12 से 60 है तो 40 है उससे ज़्यादा, उसमें निमोनिया बोलेंगे। एंड उसमें कोट्रीमाजोल या एमोक्सिसिलिन देते हैं घर पे ही। चेस्ट ड्राइंग प्रेजेंट है तो देयर विल बी सीवियर निमोनिया, IM IV पेनिसिलिन देंगे, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। एंड सीवियर चेस्ट ड्राइंग है, साइनोसिस है, इनएबिलिटी टू फीड है, तो वेरी सीवियर निमोनिया हो गया। IV पेनिसिलिन के साथ जिंटामाइसिन भी देना पड़ेगा, पीको में इसका ट्रीटमेंट चलेगा बच्चे का। अगर न्यूमोकोकल निमोनिया सस्पेक्ट कर रहे हैं तो एमोक्सिसिलिन जो है 30 से 40 मिलीग्राम पर केजी पर डे देना है 7 दिन के लिए, अलॉन्ग विद कार्बोनिक एसिड। प्रोकेन पेनिसिलिन दे सकते हैं 0.6 मिली इंटरनेशनल IM 24 आवर्ली 7 डेज के लिए। पेनिसिलिन जी दे सकते हैं 0.5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर डे IV 7 डेज के लिए। सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है लाइक ऑक्सीजन, IV फ्लूइड्स एंड पैरासीटामोल देना है फीवर के लिए। कॉम्प्लिकेशन निमोनिया का तो जो निमोकोकल निमोनिया इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी फेलियर एंड सेप्सिस। स्टेफाइलोकोकल निमोनिया इट कैन कॉज एम्फाइसीमा, निमोथोरैक्स, मेसोस्टैटिक एब्सेस, स्ट्रेप्ड लंग। हीमोफिलस निमोनिया इट कैन कॉज बैक्टीरियमिया, पेरिकार्डाइटिस, एम्पाइमा, मेनिंजाइटिस, पॉलीआर्थराइटिस। स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया इट कैन कॉज एंड सीरोसैंगनस, एम्फाइमा एंड बैक्टीरियमिया 10%। ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म कैन कॉज निमेटो सील्स बन सकते हैं लंग में। देन कमिंग टू दी न्यूनेटल जॉन्डिस, तो बच्चों में जॉन्डिस इज वेरी कॉमन, तो उसमें देखते हैं कॉजेस क्या हैं। कॉजिंग अपीयरेंस विद इन 24 आवर्स ऑफ एज आ रहा है कि अपीयरिंग बिटवीन 24 to 72 आवर्स आ रहा है, या फिर अपीयरिंग आफ्टर 72 आवर्स आ रहा है। अगर विद इन 72 आवर्स आ रहा है तो थोड़ा पैथोलॉजिकल कॉज ज़्यादा रहेगा, उसमें ब्लड ग्रुप इनकम्पेटिबिलिटी हो सकता है, लाइक ABO इनकम्पेटिबिलिटी हो गया, RH इनकम्पेटिबिलिटी, मदर ग्रुप इनकम्पेटिबिलिटी है। ABO में लाइक जैसे बेबी का ब्लड A या B है, मदर का O था, और बेबी RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव थी। तब इसके अलावा इट कैन कॉज थी हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न। फिर इंट्रायूटेराइन बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस हो गया, एंड मलेरिया, G6PD डिफिशियंसी, पायरुवेट काइनेज डिफिशियंसी, हेट्रिस फेरोसाइटोसिस, अल्फा थैलेसीमिया, क्रिगलन-लेजार सिंड्रोम, ये सारी चीज़ें हैं। फिर 24 to 70 आवर्स थे तो उसमें फिजियोलॉजिकल एनीमिया इज़ वेरी कॉमन। इसके अलावा कंसील्ड हेमोरेज है, लाइक सिफाइल हेमाटोमा, सबैक्टेनाइट ब्लीड एंड इंटरनिकल हेमोरेज। पॉलीसाइथीमिया के केस में हो सकता है, इंक्रीज्ड हिपेटोसेंट्रिक सर्कुलेशन ऑफ बाइल के वजह से हो सकता है। फिर अगर 72 आवर्स के बाद आ रहा है तो अगेन पैथोलॉजिकल कॉजेज इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, लाइक ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, इडियोपैथिक जॉन्डिस जिसको बोलते हैं। फिर सेप्सिस एंड न्यूनेटल हेपेटाइटिस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एट्रेशिया, ये सारी। फिजियोलॉजिकल जो जॉन्डिस है तो डेफिनेशन क्या होता है, रिप्रेजेंट द फिजियोलॉजिकल immaturity of the neonate to handle the increased bilirubin production that causes always the unconjugated hyperbilirubinemia and appears on after day 1। कॉज क्या होता है, तो एक हाई हीमोटोक्रिट होता है, हीमोग्लोबिन ऑफ द न्यूबॉर्न इज 15 से 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक हो सकता है।
आरबीसी का लाइफ स्पेन भी कम होता है, अगर नॉर्मली 120 होता है अडल्ट का, लेकिन बच्चों में 90 होता है। पीटर में तो 60 ही डेज की लाइफ स्पेन रहेगा। एंड नॉन इरिथ्रोपोइटिक सोर्स है, तो 25% ऑफ दी टोटल बिलिरुबिन प्रोडक्शन जो है नॉन इरिथ्रोपोइटिक सोर्सेज से हो रहा है। एंड इमेच्योर लिवर है, लो लेवल ऑफ UGT1A1 एंजाइम रहता है बच्चों में। इसके अलावा इंक्रीज हिपेटोएंटेरिक सर्कुलेशन भी हो रहा होता है। इंक्रीज बीटा ग्लूकुरोनाइडेज होता है गट में, जो कॉन्जुगेटेड कोआगुइन अनकॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट कर दे रहा है। इफेक्ट क्या होता है इसमें? डे 2 पे देयर विल बी येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द डर्मिस एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी 4 to 5 डेज तक रहेगा। 10 से 14 दिन में डिसअपीयर हो जाएगा। एंड सीरम बिलिरुबिन मैक्सिमम जो है अप टू 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक जाएगा। नो साइंस ऑफ द इलनेस विल बी देयर एंड बेबीज एडिक्वेटली ब्रेस्ट फीडिंग। पाम एंड सोल्स जो है आर स्पेयर्ड एंड कनेक्टर्स जो है निगेटिव मिलेगा। फिर असेसमेंट क्या है होगा ऑफ द क्लिनिकल सीवियरिटी ऑफ न्यूरोनेटल जॉन्डिस। तो क्रैमर्स रूल जो होता है, क्रैमर्स रूल रहेगा, तो इसमें सिर्फ लो कॉर्डल प्रोग्रेशन ऑफ द डर्मलेक्टरस रहता है। एरिया इन्वॉल्वमेंट है और फेस में सीरम बिलिरुबिन लेवल ये 5 से 6 रहेगा है, तो फेस इन्वॉल्व रहेगा। 6 से 10 में चेस्ट एंड अपर एब्डोमेन इन्वॉल्व हो जाता है। अम्बिलिकस के ऊपर तक 10 में आ जाएगा, 10 से नीचे अम्बिलिकस के नीचे येलोइश कलेक्शन हो जाएगा। 10 से 12 में लोअर एब्डोमेन थाई तक पहुंच जाएगा। बिलो नहीं है तो 12 से 15 हो जाएगा। सोल्स इन्वॉल्व हो गया तो मोर देन 15 रहेगा। एक्यूट बिलिरुबिन एन्सेफेलोपैथी है, मोर देन 20 से 30 हो जाएगा। क्रोनिक बिलिरुबिन सिटुएसी है तो इट विल कॉज कर्निक्टरस। रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीवियर हाइपरबिलिरुबिनेमिया क्या है? और द प्रेडिस्पोजिशन ऑफ बिलिरुबिन एन्सेफेलोपैथी। जो अगर विद इन 24 आवर में जॉन्डिस हो गया है, ब्लड ग्रुप इनकम्पेटिबिलिटी है विद डाइट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट, कोई अदर हीमोलिटिक डिजीज़ है लाइक G6PD डिफिशियंसी, जेस्टेशन एज ऑफ 35 to 36 वीक रहा, प्रीवियस सिबलिंग्स में अगर फोटोथेरेपी दिया गया था, हिस्ट्री है उसकी, फैमिली हिस्ट्री, सिफेलियोटोमा और सिग्निफिकेंट ब्रूजिंग है, इनएडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस है एंड ईस्ट एशियन रेस है। तो दीज आर दीज फैक्टर ऑफ सीवियर हाइपरबिलिरुबिनेमिया। जो एक्यूट जो बिलिरुबिन एन्सेफेलोपैथी होती है, इसमें मिलता क्या क्या है? लेथार्जिक, वोमिटिंग होगा, पुअर फीडिंग, पुअर मोरोज रिफ्लेक्स, फीवर, सीजर्स, ओबिस्टोटोनस, एपनिया, बल्जिंग ऑफ एंटिया फॉन्टनेल, हाइपोटोनिया, सनसेट साइन, सेरेब्रल पॉल्सी एंड डेथ भी हो सकता है बच्चे का। कर्निक्टर्स जो होता है क्रोनिक जो है बिलिरुबिन एन्सेफेलोपैथी, इसमें जो सीवियर हाइपरबिलिरुबिनेमिया होगा एंड इट कॉजेज द ब्लड ब्रेन बैरियर ऑन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर। बिलिरुबिन कॉजेज द अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट जो होता है ऑफ बेसिल गैंग्लिया, बिकॉज बेसिल गैंग्लिया हैज़ हाईएस्ट रेट ऑफ दिस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अनकपलिंग हो जाएगा तो बेसिल गैंग्लिया में इंजरी होने लगेगा। देयर विल बी कोरियोएथिटॉइड एक्स्ट्रा पिरामिडल टाइप्स ऑफ सिम्टम्स लाइक hypertonia, fever, convulsions, high pitch cry and abnormal posturing like arching, retrocolis and opistotonous position। तो ये सेरेब्रल पल्सी हो जाएगी, कोरियोथेटाइड टाइप, और ऑल्सो येलोइश ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ टीथ तक हो जाएगा। तो दैट इज नोन एज क्रोनिक बिलिरुबिन एन्सेफेलोपैथी, ऑल्सो नोन एज कर्निक्टरस। अप्रोच क्या होता है? न्यूनेट विद जॉन्डिस अगर आया है तो पहले तो विजुअल असेसमेंट करिए एवरी 12 आवर्स ड्यूरिंग 3 to 5 डेज ऑफ एज। इसके साथ साथ ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमेट्री करते हैं एंड फिर देखेंगे डज द बेबी हैव सीरियस जॉन्डिस। सीरियस जॉन्डिस क्या हो गया? विद इन फर्स्ट 24 आवर पाम एंड सोल इन्वॉल्व हो गए हैं, साइन ऑफ एक्यूट और क्रोनिक बिलिरुबिन एन्सेफेलोपैथी है। अगर है तो डायरेक्टली फोटोथेरेपी स्टार्ट कर देना है एंड नहीं है तो देखना है डज द बेबी हैव सिग्निफिकेंट जॉन्डिस। सिग्निफिकेंट कब है? सीरियस नहीं है तो देखते हैं सिग्निफिकेंट है क्या। सिग्निफिकेंट कब बोलेंगे? 12 से 14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर हो गया है। एंड इफ अनश्योर अबाउट
विजुअल असेसमेंट। तो अगर ये है सिग्निफिकेंट है तो अगेन विल जो है देन इट विल मेजर द सीरम बिलिरुबिन एंड सीरम बिलिरुबिन ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिन 12-14 आया तो अब डायरेक्टली सीरम बिलिरुबिन मेजर करेंगे एंड इफ उसके बेसिस पे देखेंगे फोटोथेरेपी एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर है कि नहीं। अगर इस सिग्निफिकेंट जॉन्डिस भी नहीं मिला तो केवल कंटिन्यू करना ऑब्जर्वेशन एवरी 12 आवर। अभी फोटोथेरेपी एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन हो गया, अब कॉज ऑफ जॉन्डिस जो है डिटरमाइन करना है एंड सपोर्टिव केयर फॉलोअप थेरेपी करना है। जो फोटोथेरेपी होती है और फोटोथेरेपी में द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज फर्स्ट इज कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेराइजेशन होता है। इसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है लाइट के प्रेजेंस में, जो इसका 4Z15Z फीचर है। ये 4Z15E जो है जो कि अनकॉन्जुगेटेड है, ये कॉन्जुगेटेड में होगा एंड इट इज़ दी वाटर सोल्यूबल फॉर्म एंड इट विल कांट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, यूरिन से निकल जाएगा। गट में डार्क एरिया पाके दोबारा इसमें आ सकता है कॉन्जुगेटिव फॉर्म और ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है, दिक्कत कराता है। तो यही जो इंटरहेपेटिक सर्कुलेशन है ये इंक्रीज होता है बच्चों में, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो फोटोथेरेपी इसको रिवर्स करेगी। दूसरा स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन हो गया। स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन में बिलिरुबिन जो है ये लुमिरुबिन में कन्वर्ट होता है लाइट की वजह से, विच इज़ एक्सक्रीटेड एंड कांट क्रॉस दी ब्लड ब्रेन बैरियर। फिर फोटो ऑक्सीडेशन भी होता है, बिलिरुबिन इज डिस्ट्रॉयड बाय लाइट इटसेल्फ। कॉम्प्लिकेशन क्या है फोटोथेरेपी का? देयर कैन बी हाइपो और हाइपरथर्मिया, इंक्रीज इन सेंसिबल लॉस, ट्रांजिएंट लूज स्टूल्स एंड स्किन रैशेस कैन बी देयर। इंडिकेशन क्या है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कब करना पड़ेगा? तो व्हेन देयर इज दी हाइड्रोप्स फर्टाइलिस कॉड बिलिरुबिन अगर मोर देन 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो गया एंड कॉड हीमोग्लोबिन लेस देन 11 हो गया। सीरम बिलिरुबिन इज इंक्रीजिंग 1 मिलीग्राम पर केजी पर आवर डिस्पाइट ऑफ फोटोथेरेपी, और या तो 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो गया हेमोलिटिक जॉन्डिस में और 25 से ज़्यादा हो गया है नॉन हेमोलिटिक जॉन्डिस में। एंड क्लियर फीचर्स ऑफ एन्केफेलोपैथी है रिगार्डलेस ऑफ सीरम बिलिरुबिन लेवल, देन विल गो फॉर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं? ये होना न्यूट्रल जॉन्डिस तो एंटीनेटल मैटरनल ब्लड ग्रुपिंग करा के रखो एंड एंटी-डी जो है रोवोग्राम इंजेक्शन होता है टू RH नेगेटिव मदर आफ्टर द फर्स्ट ऑब्स्टेट्रिक इवेंट देना है। रिश्योर करना है एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग। पेरेंट एजुकेशन रिगार्डिंग द डेंजर साइंस लाइक किलोइड डिस्कुलेशन बिलो नी एंड एल्बो एंड परसिस्टेंट जॉन्डिस ऑफ मोर देन 15 डेज है। फिर डिस्चार्जिंग दी हाई रिस्क बेबी ओनली आफ्टर 2 to 3 days एंड फॉलो अप करना है। लार्ज कीमेटोमा है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस है, इन सबको फॉलो करना है। एंड प्रोसीजर ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन तो अम्बिलिकस वीनस रूट से इज असेस्ड यूजिंग द अम्बिलिकल कैथेटर एंड डबल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करेंगे जिसमें 80 ml पर केजी जो है किया जाता है यूजिंग द पुल एंड पुश टेक्निक। 87% ऑफ द ओरिजिनल ब्लड इज चेंज्ड एंड 50% ऑफ बिलिरुबिन लेवल इसमें डिक्लाइन कर जाएगा डबल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करने से हमें सिग्नस रूट के थ्रू। तो ये जो है अपना पोर्शन हो गया, जो नियोनेटोलॉजी वाला पोर्शन है पीडियाट्रिक्स का, ये कंप्लीट हो गया। तो रिमेनिंग जो कोर पीडियाट्रिक्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।